नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एजेंडा में हम बात करेंगे शुक्रवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल प्रश्नकाल की और बिल की। आज कौन से महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किए जाने वाले हैं, कोविड को लेकर भी सदन में आज चर्चा होनी है 193 के तहत। इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं गुरुवार को लोकसभा में क्या कुछ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने बुधवार को सदन में हुई घटना पर दुख जताया। आसन पर पर्चे फेंकना आसन की अवमानना, संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं, कहा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। ऐसी घटना दोहराने वाले सदस्यों के खिलाफ उठाए जाएंगे कड़े कदम, कहा लोकसभा अध्यक्ष ने। आसन की गरिमा बनाए रखने के लिए विपक्षी सदस्य लगातार प्रयासरत, कहा विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने। प्रश्नकाल में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे गए। तटीय क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के कई कदम, कहा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ओलंपिक में हिस्सा लेने गए भारतीय दल का ब्यौरा मांगा गया सदन में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 18 खेलों में कुल 127 एथलीट गए हैं टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हुआ लोकसभा में। भारतीय विमान प्राधिकरण छोटे शहरों पर अपनी प्राथमिकता दे सकता है, कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 को भी ध्वनिमत से किया गया पारित। आधारभूत संरचना क्षेत्र में वैधानिक मजबूती लाने की कोशिशें की जा रही हैं, कहा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो गुरुवार को लोकसभा में क्या कुछ हुआ, ये जानकारी हमने आपको दी, लेकिन शुक्रवार को क्या कुछ लोकसभा में होने वाला है, प्रश्नकाल में कौन से सवाल पूछे जाने वाले हैं और कौन सा बिल पेश किया जाने वाला है आज, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज मॉनसून सत्र का 9वां दिन है। प्रश्नकाल के दौरान आज आयुष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सूचना और प्रसारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वस्त्र तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वैश्विक स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर संबंधी रिपोर्ट, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन संबंधी संचार अभियान एवं स्वाधार गृह योजना से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से दरभंगा में रेडियो स्टेशन, भ्रामक विज्ञापन तथा सांकेतिक भाषा में समाचार से संबंधित सरकार की नीतियों से जुड़े प्रश्न पूछे जाना सूचीबद्ध है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में 2 विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 एवं साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पुनः स्थापित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। साथ ही नियम 193 के तहत विनायक भाऊराव राउत देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज शुक्रवार है, इसलिए आज दोपहर बाद का समय गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सुनिश्चित है।
संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल का जो समय होता है वो खासा महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल हर सांसद के लिए खासा महत्वपूर्ण रहता है। इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने खास पहल की है। कैसे इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए, इसके लिए जो लोकसभा के अधिकारी हैं वो केंद्रीय कक्ष जो है संसद भवन का, उस समय जब चुनाव होता है प्रश्नों का, उस समय सांसदों का भी उपस्थित रहना अनिवार्य है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि ये प्रक्रिया और पारदर्शी बने। 30 जुलाई 2021 के प्रश्नों का चुनाव काराकट से सांसद महाबली सिंह की उपस्थिति में किया गया। तारांकित प्रश्नों के चुनाव के लिए 243 सांसदों के कुल 579 प्रश्न लिए गए। अतारांकित प्रश्नों के चुनाव के लिए 237 सांसदों के कुल 687 प्रश्नों को शामिल किया गया। प्रश्नों का चुनाव कंप्यूटर द्वारा रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम द्वारा किया गया। ये दिखाता है कि प्रश्नकाल के दौरान हमारी जो प्रक्रिया है प्रश्नों को चुनाव करने की, उनको चुनने की, वो कितनी पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये अपने में एक खासा महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमेधानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात में प्रश्नकाल से ही शुरू करता हूँ सुमेधा जी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष प्रश्नकाल को और कैसे पारदर्शी बनाया जाए इसके लिए लगातार पहल उन्होंने की है। आप कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? वैसे तो पहले भी जो प्रक्रिया थी जी, उसमें लॉटरी किसी एक सांसद को बुला करके ली जाती थी जी। अब उसको और थोड़ा नया रूप दे रहे हैं कि एक सांसद उपस्थित रहे, और क्योंकि आजकल जो सिस्टम है सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, नए तरीके हैं, तो उसमें किसी प्रकार की ये संदेह तो नहीं रहता कि कोई पक्षपात हो या और कोई बात हो। लेकिन फिर भी यदि जनप्रतिनिधियों में से कोई व्यक्ति उपस्थित रहता है जी, तो सभी जनप्रतिनिधियों को लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पर है और किसी प्रकार की शिकायत किसी को करने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का ये जो पहल है ये बहुत ही सराहनीय है, और पारदर्शिता के कारण प्रत्येक सांसद को इसमें कुछ कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा। जी, रोशन जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि प्रश्नकाल अगर राजनीतिक दलों से परे रख के बात की जाए तो हर सांसद सदस्य के लिए खासा महत्वपूर्ण रहता है, और सांसद सदस्य इसका इंतजार करते हैं कि उन्हें सवाल पूछने का मौका मिले। इस बार उनकी बारी आई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लगभग 545 सांसद हैं और हर सांसद चाहते हैं कि उनका नंबर आए। तो सबसे पहले तो पर्ची से होता था, लेकिन अभी वो कंप्यूटराइज से हो गया है। तो हर सांसद की इच्छा होती है कि जो 20 सवाल निकाले जाते हैं उन 20 में मेरा नंबर आ जाए, और 20 में से भी जो पहले 5-6 नंबर जो सवाल होते हैं उनमें आ जाए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें लॉटरी है, लक है, और उसको जो अध्यक्ष महोदय ने इसको जो कंप्यूटराइज किया, इसको जो पारदर्शी कर दिया है, तो इससे और एक थोड़ी सी उम्मीद और बन जाती है कि शायद मेरा नंबर जल्दी आ जाए। लेकिन सवाल अब वही होता है कि क्या प्रश्नकाल चले, क्योंकि जिनका नंबर आया है उनको भी जरूरी है कि प्रश्नकाल भी चले। तो पारदर्शिता हो रही है, वो अच्छी बात है, और एक सांसद बड़ी उम्मीद करता है कि उसका नंबर आए और वो भी पहले में नंबर आ जाए, पहले, दूसरे, तीसरे। क्योंकि कोई भी सवाल, एक जो प्रश्नकाल होता है उसमें 4-5 से ज़्यादा सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें पूरक प्रश्न होते हैं और 1 घंटे का समय होता है, निकल जाता है। लेकिन ये जो पारदर्शिता अपनाई जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जी, बिल्कुल। चूंकि पारदर्शिता अगर रहती है तो हर सांसद सदस्य की जो अपनी उपयोगिता है उसका भी जनता को पता लगता है कि हमारे माननीय सांसद सदस्य जो हैं वो सदन में कौन सा सवाल पूछ रहे हैं और उस पर क्या सरकार जवाब दे रही है। जाहिर तौर पर प्रश्नकाल चलता है तो उससे कई सारी जानकारियां देश की जनता को मिलती है। सुमेधा जी, आज की अगर प्रश्नकाल की मैं बात करूं तो इसमें शुरुआती जो प्रश्नकाल है उसमें कई महत्वपूर्ण सवाल आयुष मंत्रालय से संबंधित सवाल है। जो लाइसेंस व्यवस्था है, आयुष 64 के लिए जो लाइसेंस व्यवस्था है उसको लेके सवाल है, ये आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पहली सरकार और दूसरी सरकार बनी है, विशेष बात तो ये है कि पहले आयुष मंत्रालय नहीं था, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये मंत्रालय आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल करके एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया जी, और कोरोना काल के अंदर आयुष मंत्रालय ने जो काम किया है, इस प्रकार की औषधियाँ आयुर्वेद की जिन पर अनुसंधान और रिसर्च करके जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं, उनका रिसर्च किया, अनुसंधान किया और आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया।
आयुष मंत्रालय ने घर घर औषधि पहुँचाने का प्रयास किया और आयुर्वेद को एक उपेक्षित भाव से देखा जाता था जी। आयुर्वेद को जब भी, क्योंकि मेरा संबंध आयुर्वेद से रहा है, मेरे गुरु श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उन्होंने लगभग 70 साल आयुर्वेद चिकित्सा की, वो 104 साल जीवित रहे और मुझे उनके चरणों में बैठ कर के आयुर्वेद को पढ़ने और सीखने का मौका मिला। हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता था, ख़ासतौर से बड़े डॉक्टर्स या बड़ी डिग्निटीज़ आती थी और उनको ख़ासतौर से कोई पुड़िया बना के देते थे जी। तो वो कई बार कहते थे कि पता नहीं कहाँ से राख उठा करके दे दी। लेकिन जब से आयुर्वेद पर रिसर्च वर्क हुआ है, अनुसंधान का काम हुआ है, आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की दीवानी है और आज एलोपैथी डॉक्टर भी अपने घरों में आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आयुर्वेद के संबंध में जो प्रश्नकाल होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो वर्तमान में आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जी बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए और आयुर्वेद में जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। जी। रोशन जी, लाइसेंस से जुड़ा हुआ ये सवाल है, लाइसेंसिंग व्यवस्था को लेकर, और जब भी आयुष मंत्रालय का सवाल आता है, जाहिर तौर पे आयुर्वेद से जुड़ा जो भी लोग कारोबार करते हैं या जो भी सरकार के या जो प्राइवेट कंपनियां उसमें काम करती हैं, उसको लेकर अक्सर लाइसेंस को लेकर और जो नियम हैं उनको लेकर सवाल उठते हैं। कोविड काल में हमने देखा एक बहस भी सामने उभर के सामने आई, जबकि आयुष मंत्रालय ने बहुत बेहतरीन काम कोविड के दौरान किया। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सवाल को? देखिए, ये जो सवाल है वो है आयुष 64 का, आयुष 64। ये कोरोना काल में आयुष मंत्रालय ने एक फार्मूला निकाला था कि अगर ये आयुष 64 अगर दिया जाए तो इससे इम्यूनिटी बनेगी और कोरोना का अटैक नहीं होगा। तो ये बहुत चला और खुले मार्केट में भी बिकने लगे। लेकिन इसमें जो समस्या आई कि आप इसकी लाइसेंस देंगे तो जो दूसरे प्रोडक्शन वाले हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं आयुर्वेदिक, वो इसका प्रोडक्शन जल्दी कर सकेंगे। तो उसमें कुछ ऐसी शिकायतें आई थी कि लाइसेंसिंग व्यवस्था स्लो चल रही है, तो उसको कैसे तेज़ी से किया जाए। तो ये उसमें एक तो सवाल यही होगा कि उसको हम एक्सपर्टाइट कैसे करें, क्योंकि जो एलोपैथी सिस्टम है उसमें जो ड्रग कंट्रोलर है वो लाइसेंसिंग की व्यवस्था करता है। तो ऐसे ही उसमें भी आयुर्वेद में भी है। तो इसकी जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है, जो इसके अलावा भी आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ बन रही हैं उसका जल्द से जल्दी लाइसेंस मिले और उसका प्रोडक्शन जल्दी हो, ताकि लोगों को जो दवाई है वो समय पर मिल सके। जैसे कि हम अभी इंजेक्शन की बात करें, जो टीका है हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए, तो जितना जल्दी बनेगा उतनी ज़्यादा लोगों को मिलेगा। तो इसमें अभी भी जैसे हमने दूसरी लहर देखी थी और तीसरी लहर की आशंका है, तो इसलिए ये जो आयुष 64 है इसका प्रसार होना चाहिए और पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचना चाहिए। आयुष 64 कोरोना काल, और इसमें आपने भी चर्चाओं को सुना होगा, जो चिकित्सा जगत में चर्चा हुई आयुर्वेद को लेकर। हालांकि आयुष मंत्रालय ने अपने ढंग से जो उसके अपने कायदे कानून हैं उसके हिसाब से बढ़ावा दिया कि लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति जो हैं, चाहे योगा की हम बात करें, चाहे आयुर्वेदा की बात करें, उसके जरिए भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। लेकिन अक्सर कई बार सवाल आयुर्वेद को लेकर उठा दिए जाते हैं। इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आयुर्वेद पर मैंने आपको एक बात कही कि सवाल उठाने का कारण क्या था कि हमने आयुर्वेद पर रिसर्च नहीं किया। अब वर्तमान के अंदर जैसे आप, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने काम किया उसकी बात करनी चाहिए। माने स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि योगपीठ के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए लगा करके एक अनुसंधानशाला बनाई है। माने प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इससे पहले कोई भी इस प्रकार की अनुसंधानशाला बड़ी स्तर के ऊपर भारत में नहीं थी। हम लोगों में कहते हैं अभी तुलसी का काढ़ा पियो, तो प्रश्न खड़ा होता था तुलसी में कौन सी ऐसी चीज़ ठीक हो जाएगी। आज उन मशीनों के माध्यम से तुलसी का एक पत्ता तोड़ करके आप डालेंगे तो उसमें कौन कौन से इंस्टेक्ट हैं, कौन कौन से तत्व हैं, वो सारे के सारे प्रिंट में आ जाते हैं जी, कि तुलसी में ये घटक हैं और ये घटक इन रोगों के अंदर काम करते हैं। तो रिसर्च जब से हुआ है तब से आयुर्वेद के प्रति लोगों में रुझान हुआ है और आज पूरी दुनिया, आज बड़ी बड़ी कंपनीज, साउथ में तो खासतौर भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ तो बड़ी कंपनियां हैं कई जो आयुर्वेद पर, आयुष पर बहुत बड़ा काम कर रही हैं। ऐसे ऐसे रोग, जिन रोगों के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा एक विद्यार्थी, उसके कान में तकलीफ हुई जी, वो सारे विद एम्स भी वो चक्कर काट करके आ गया, लेकिन उसने 1 महीने का ट्रीटमेंट वहाँ पर लिया और वो लड़का ठीक होकर के आ गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसका कोई इलाज नहीं है।
तो आयुर्वेद वो पद्धति है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। दूसरी विशेषता मैं बताता हूँ आपको कि एलोपैथी अपनी जगह पर ठीक है, और ख़ासतौर से शल्य चिकित्सा में तो एलोपैथी का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है। एक औषधि एक रोग के साथ साथ में कई रोगों को लाभ पहुंचाती है। तो आयुर्वेद के ऊपर काम होना, आयुर्वेद पर रिसर्च होना, और ये 64 की बात जहाँ तक है, ये भी एक रिसर्च का निकल करके एक हमारे सामने एक चीज़ आई है। इसका प्रचार अधिक से अधिक होगा। और लाइसेंसिंग की बात माने मनोज जी कर रहे थे, आपके अपने रोशन जी कर रहे थे कि भाई नई नई कंपनीज जब तक नहीं आएंगी, अभी आपने देखा कि वैक्सीनेशन के ऊपर हमने कंपनियों को आह्वान किया, माने प्रधानमंत्री जी उनकी पीठ थपथपाई, तो कितनी सारी कंपनी भारत में आखड़ी हुई। ऐसे आयुर्वेद में भी बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देना, नई नई कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना, उनको लाइसेंस देना, इससे एक प्रतिस्पर्धा का भाव बनेगा। और मार्केट में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है रोशन जी, और वो सवाल है मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटना। ये एक अपने में एक बड़ा मुद्दा रहा है, खास तौर से देश के, हालांकि हमारा जो वन क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ा है। आप इसको कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पूरी दुनिया में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन का UNCCD एक कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस होती है। 2020 में हमारे हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था। तो उसमें हर देश को टारगेट दिया हुआ है कि उनका जो मरुस्थली जो इलाका है, जो बंजर क्षेत्र है, उसको हम कैसे हरियाली कर सकें, कैसे वहाँ वन क्षेत्र या उसको कृषि योग्य बना सकें। तो भारत ने भी अपना टारगेट रखा हुआ है कि हम 2030 तक करीब 30 मिलियन हेक्टेयर का जो हमारा मरुस्थल है, जो मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, उन जगहों की जो बंजर हो गए हैं, और उनका आप ठीक कर सकते हैं, वहाँ सिंचाई के जरिए या जंगल लगा के कर सकते हैं। तो हमारे भी टारगेट, ऐसे पूरी दुनिया भर में टारगेट है। तो वो उससे रिलेटेड सवाल है, तो उसके बाद मंत्री जी बताएंगे कि अभी उसमें कितनी प्रगति हुई है, क्योंकि 2020 में दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद से हमने उसमें कितना फॉलोअप किया है। जी बिल्कुल। इससे जुड़े और भी तमाम पहलू हैं, लेकिन जब भी बात मरुस्थलीकरण की होती है तो सबसे पहले सवाल राजस्थान का आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो राजस्थान में वन क्षेत्र बड़ा है, हरियाली बड़ी है राजस्थान में। आप सुमेधानंद जी राजस्थान से आते हैं, क्या कहना है इस सवाल पे आपका? जहाँ तक राजस्थान की बात है जी, मरुस्थल राजस्थान में एक स्थिति ऐसी थी कभी किसी ज़माने में कि पूरे प्रदेश में संकट था, और अब भी उसका एक तो कारण ये है कि संपूर्ण भारत में जितना जल है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में 1/10 हिस्सा संपूर्ण भारत का है जी। 3 लाख और समथिंग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और अपना भारत का करोड़ों में है। तो 10% क्षेत्र अकेला राजस्थान है, पानी 1% है। तो भूमि के हिसाब से उसकी अनुपालना के अंदर जो पानी है वो कम है, परंतु पिछले 20-30 साल के अंदर राजस्थान में जो वन क्षेत्र के अंदर काम हुआ है, वृक्षारोपण काम हुआ है, वो अद्वितीय काम हुआ है। माने वसुंधरा जी के समय में एक योजना चलाई थी जल संचय की, और उस योजना के तहत डैम्स बनाना, बांध बनाना, वृक्षारोपण करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। और जब से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, जो पहले राजस्थान कैनाल कहलाती थी, ये इसका पानी जैसलमेर तक पहुंचा है, तो उसके माध्यम से जो सिंचित क्षेत्र बढ़ा, इधर नर्मदा का पानी माने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर उसमें भी हमारे राजस्थान का सांचौर जालौर का बेल्ट आया है। तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जी, और ये इलाका तो इंदिरा गांधी नहर से कवर हुआ है। तो उस नहर के आने से वहाँ पर वृक्षारोपण का काम बढ़ा है। और मैं जिस शेखावाटी में रहता हूँ, आपसे निवेदन करूँगा कि शेखावाटी में तो मेरे सीकर में तो किसी व्यक्ति के पास अगर 4 फुट जगह है तो वहाँ एक पेड़ आपको मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त जन जागृति हुई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्येक संगठन को एक टारगेट दिया, हमारे सीकर जिले को टारगेट दिया कि आपको 5 लाख पौधे लगाने हैं, और न केवल 5 लाख पौधे लगाने हैं बल्कि उन पौधों का विवरण रखना है। अगले साल उसकी ऑडिट करेंगे, एक एक आदमी को, एक एक संस्था को उसकी जिम्मेदारी देनी है। तो अगर प्रत्येक संस्था और सरकार जन सहभागिता से ये काम संभव हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार को
इसको CSR के तहत लेकर के टारगेट को लेकर के इसको बढ़ाना चाहिए। तो बिना पर्यावरण के आज अपने देखा ऑक्सीजन के जो हालात थे जी, तो एक व्यक्ति के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वन से ही प्राप्त हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में बहुत काम इस पर हुआ है। जी। एक वजह ये भी है जिस तरह से खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कारण भी जो ज़मीन की, भूमि की जो क्षमता रहती है, उत्पादन क्षमता रहती है, वो भी, अगर मैं कहूँ उसमें जो जान रहती है, मिट्टी में जो जान जिसे कहा जाता है देशी भाषा में, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी तो हरित क्रांति में हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस जो रसायन खादें हैं उसका इस्तेमाल किया था। और अभी अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखें, उसने बताया है कि जितना प्रोडक्शन हरित क्रांति के दौरान हमारे यहाँ बढ़ा था, अचानक बढ़ गया था, क्योंकि हमारे देश में पहले खाद्यान्न कम था और हमको विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद हमने इतना अन्न उगाया कि हम अपने देश में सक्षम हो गए, यहाँ तक कि हम निर्यात करने लगे जी। लेकिन अब जो स्थिति आई है 1969 से पहले वाली स्थिति आ गई है, यानी हमने अपनी मिट्टी का इतना दोहन कर दिया है कि अब वो उपजाऊ नहीं रही। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो मृदा सॉयल कार्ड जो बनाया, जो मिट्टी है ना, जो सॉयल हेल्थ कार्ड जो बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि मिट्टी आपकी खराब हो रही है और उससे केवल मिट्टी खराब नहीं हो रही, लोगों को कैंसर भी हो रहा है। तो इसलिए अब लोग ये सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि लोग रसायन खाद की जगह दूसरी खादों का, जो हमारी जैविक खादें हैं, उसका इस्तेमाल करें। और जो CCD का जो वो है प्रोटोकॉल है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जंगल लगाएं, वन लगाएं, है ना, और जैविक खादों का उपयोग करें, तो इसके कारण ये जो भूमि है वो उपजाऊ फिर होगी। जी, बिल्कुल। एक स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित सवाल है आज की कार्यसूची में, अंग प्रत्यारोपण से संबंधित सवाल है। जो ढांचा हमारे देश में है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है कि लोगों को आज भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, कई जगह व्यवस्था भी दिल्ली में की गई है, इसमें पूरा एक सेंटर इसको लेके बनाया गया है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी कहा जाए या क्या कहा जाए, ढांचे का सवाल भी आता है। देखिए, इसमें हमें जन जागरण की आवश्यकता है। कई बार दुर्भाग्य से एक्सीडेंट होता है जी, और एक युवा व्यक्ति एक्सीडेंट में चला जाता है, तो उसके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो तो अच्छे काम करने वाले होते हैं। और आजकल साइंस और आधुनिक विज्ञान और शरीर विज्ञान इस बात को कहता है कि उसका एक टाइम पीरियड है। यदि उस टाइम पीरियड में किसी व्यक्ति को ऑर्गन मिल जाते हैं, जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, आँखों के, खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे देश में कितने लाखों की संख्या के अंदर लोगों को आँख की आवश्यकता है। उनकी अंदर की ज्योति ठीक है, लेकिन बाहर से आँखें उनकी ख़राब हो जाती हैं और उनको आँखें चाहिए। इस तरह लीवर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जन जागरण की ज़रूरत है कि हमारा कोई भी फैमिली, अगर उसके फैमिली का कोई व्यक्ति इस प्रकार से दुर्घटना से, एक्सीडेंट से चला जाता है, तो उसको सबसे पहले, उसका तो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसको ये छूट देनी चाहिए कि आप इसके ऑर्गन यदि कहीं काम आ जाएं तो आप किसी को दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। तो हम लाखों लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, उनको नया जीवन दे सकते हैं, उनको नई ज़िंदगी दे सकते हैं। और इस पर सरकार कानून भी इस प्रकार के बनाए हैं जिसमें उसमें व्यवधान नहीं पैदा हो। तो यह जन जागरण की आवश्यकता है इसमें। रोशन जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अपने में है। दिल्ली में तो हम कह सकते हैं कि इसमें बेहतर व्यवस्था है, देश के कई और बड़े जो शहर हैं उसमें व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आज भी कोई व्यक्ति इसलिए अगर अपना जीवन नहीं बचा पाता है या उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसको समय पर वो अंग, वो बॉडी का पार्ट नहीं मिल पाता है जिससे उसकी जान बचाई जा सके। इस सवाल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगभग इस पे हर बार चर्चा होती है। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में एक कानून है, पहले उसमें थोड़ा सा ढील थी, लेकिन सरकार ने फिर उसमें संशोधन किया और कानून बना दिया कि जो अंग दान होगा वो केवल ब्लड रिलेशन ही दे सकता है, जो आपका जिससे खून का रिश्ता होगा वही आपको अंग प्रत्यारोपण के लिए दे सकता है। लेकिन जो अभी बात की है स्वामी जी ने कि जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या जिन लोगों को डॉक्टर कह देता है कि अब इनकी बचने की संभावना नहीं है, तो फिर वो लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि इनके अंगों को आप ले सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बैंक है, एक सिस्टम है, वो ऑनलाइन सिस्टम है कि सब लोग लाइन पर लगे हुए हैं। अगर आपको कोई ऑर्गन चाहिए, अब लीवर चाहिए आपको या किडनी चाहिए,
या आँख के लिए चाहिए आपको, तो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, फिर आपका नंबर आता है। तो हो सकता है कि आपका नंबर तब आए जब उस व्यक्ति की जान चली जाए। तो अगर जन जागरण होगा, लोगों की जागरूकता होगी कि जो लोग मृत्यु शैया पर हैं या जिनका एक्सीडेंटल केस है, उनके अगर ऑर्गन हम ले सकते हैं, उनके टिश्यूज ले सकते हैं, तो फिर बहुत सारे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो हमारे देश में हर साल मरते हैं, ऑर्गन के कारण, टिश्यू के कारण मरते हैं। यहाँ तक कि खून की कमी के कारण मर जाते हैं, कि अगर समय पर आपको खून नहीं मिला तो फिर मर जाते। तो इसके लिए बैंकों की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा, केवल जैसे आपने महानगरों की बात की, दिल्ली में जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल को बनाया हुआ है, ऐसे ही जो छोटे शहर हैं, जो बी ग्रेड के हैं, सी ग्रेड के हैं, वहाँ भी ये सुविधा होनी चाहिए जी। तो उस पर देखिए, अगर कि इसका अगर ढांचागत विकास होगा तो देश के जो दूर दराज के हिस्से हैं, हाँ, वहाँ भी लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा। जी, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में बहुत सारे एम्स की योजना बनाई है जी, और उन एम्स के अंदर भी इस प्रकार की फैकल्टीज़ और सुविधाएं होनी चाहिए जिस प्रकार की दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है या कोलकाता में है जी, जो बड़ी सिटीज़ में है। प्रत्येक स्टेट में यदि 2 इंस्टीट्यूट भी इस प्रकार के बन जाएं तो मैं समझता हूं कि वहां पर ये सुविधा हो सकती है। और अभी प्राइवेट क्षेत्र में जो हेलीकॉप्टर्स आदि की सुविधाएं हैं ये भी उपलब्ध हैं। ग्रीन कॉरिडोर बना करके भी तुरंत उस चीज़ को पहुंचाने का कई जगह प्रयास हुआ है, कई जानें बचाई गई हैं, फ्लाइट से भी उनको पहुंचाया गया है। तो ये सुविधाएं हो सकती हैं क्योंकि अब एयरपोर्ट भी बहुत बन गए जी, तो एयरपोर्ट के माध्यम से को वहाँ अंग को पहुँचाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के साधन वहाँ पर चाहिए, लोकल में भी चाहिए, फ्रीजर चाहिए इस प्रकार के कि वहाँ तक उसको पहुँचाया जा सके जी। वो चिकित्सा जगत में उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हम इस प्रकार के रिसर्च सेंटर, इस प्रकार के अनुसंधान प्रत्येक स्टेट में, इसलिए प्रत्येक प्रांत को एम्स दिए हैं, कई स्टेट्स में तो कई एम्स दे दिए हैं। जी, जाहिर सी बात है कि संसाधन बढ़ेंगे तो लोगों में जागरूकता भी आएगी, लोग आगे आएंगे, अपना जो अंग प्रत्यारोपण के लिए आगे आएंगे, दान करेंगे उसको, और लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। सरकार अपने स्तर पे तमाम तरह के पहल कर रही है, कदम उठा रही है। हालांकि अगर मैं ब्लड बैंक की बात करूं, उससे जुड़ा हुआ भी सवाल आज के प्रश्नकाल में शामिल है। मेडिकल कॉलेज को, जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं, उनको मान्यता देने से जुड़ा सवाल है, और एम्स में जो प्रतीक्षा सूची होती है, मतलब मरीजों को इलाज के लिए जो इंतजार करना पड़ता है, ऑपरेशंस के लिए इंतजार जो करना पड़ता है, उससे जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण सवाल इसमें हैं। आज तमाम तरह के चर्चा भी सदन में होनी है। अगर मैं बात करूं नियम 193 के तहत कोविड महामारी को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा सदन में हो सकती है। लेकिन फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एजेंडा, और एजेंडा में हम बात कर रहे हैं शुक्रवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल विषयों की, प्रश्नों की और पेश होने वाले बिलों की। आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी है 193 के तहत जो कार्यसूची में शामिल है। कोविड महामारी को लेकर ये चर्चा सदन में आज हो सकती है। लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नकाल में है। अगर मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय की बात करूं तो 2 महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नकाल की आज की जो कार्यसूची है उसमें शामिल है। एक तो भ्रामक विज्ञापन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और दूसरा सांकेतिक भाषा के समाचार। रोशन जी, आप लंबे समय से सूचना प्रसारण मंत्रालय कवर करते रहे हैं, ये दोनों सवाल खासे महत्वपूर्ण रहे हैं। जनता की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भ्रामक जो विज्ञापन होते हैं एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। कई बार सरकार ने इस पर कड़े नियम भी बनाए हैं। दूसरा, सांकेतिक भाषा में समाचार, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अपने भ्रामक विज्ञापनों की बात की, उसको 2 डिपार्टमेंट कवर करते हैं। एक तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, उनका जो कंटेंट है वो देखता है कि कहीं इनमें अश्लीलता या कोई देश के खिलाफ या किसी महापुरुष के खिलाफ तो बात नहीं है। दूसरा, जो जनता से रिलेटेड होता है कि इन भ्रामक विज्ञापनों के कारण जनता कहीं भ्रमित तो नहीं हो रही है, तो उसका जो हमारा ये उपभोक्ता मंत्रालय है वो देखता है। तो उसमें अभी एक कानून भी बना है, अभी हाल में बना था। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपने कोई ऐसा विज्ञापन दिया जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, और जिस आदमी ने विज्ञापन किया, मान लीजिए कोई फिल्म पर्सनैलिटी है या कोई बड़ा कोई खिलाड़ी है, और अगर किसी आदमी ने शिकायत कर दी कि इस आदमी ने इस विज्ञापन में जो चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कोई कहते हैं कि आप गोरा होने की क्रीम बेच रहे हैं,
और किसी ने वो गोरा बनने की क्रीम ले ली लेकिन वो गोरा नहीं हुआ, तो वो मुकदमा कर सकता है। फिर जिस आदमी ने वो विज्ञापन किया उसमें भी मुकदमा हो सकता है। तो इसलिए ये बेसिकली जो हमारी जो जनता है, जो हमारा उपभोक्ता है, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए, और सूचना प्रसारण मंत्रालय देखता है कि कहीं इन विज्ञापनों में हम कोई मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो दोनों मंत्रालयों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं, दिशा निर्देश बना रखे हैं और कोड बना रखे हैं, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम कोड या एडवर्टीजमेंट कोड बोलते हैं। जो आपने सांकेतिक भाषा की बात की है, सांकेतिक भाषा असल में हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो सुन नहीं पाता है, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा में, और अभी मुझे लगता है कि केवल दूरदर्शन ही नहीं, अभी प्राइवेट चैनल भी सांकेतिक भाषा में समाचार देने लगे। तो ये उस वर्ग के लिए जो वर्ग सुन नहीं पाता है, तो ये एक अच्छा प्रयास सरकार की तरफ से। जी, आप कैसे देखते हैं भ्रामक विज्ञापन का जो मुद्दा रहा है, अक्सर उठता रहा है मुद्दा? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक व्यक्ति ने किसी दवाई का विज्ञापन कर दिया और उस व्यक्ति ने उसको ले लिया और उसको लाभ नहीं हुआ, तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो गया। जी, ऐसे मैं कृषि के बारे में आपको कहूँगा, कई बार बीजों का विज्ञापन होता है और वो बीज किसान ने खरीद करके डाल दिया, तो उसकी तो एक फसल गई। ऐसे ही कोई और उत्पादन विज्ञापन कर दिया और विज्ञापन के अनुसार उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो ये बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए जो आप विज्ञापन कर रहे हैं उस विज्ञापन के अनुसार यदि इसकी गुणवत्ता नहीं है तो उसको दंड होना चाहिए, कंपनी को भी और विज्ञापनकर्ता को भी। जी। दूसरा एक ये है कि खासतौर से अंधविश्वास की भी बहुत सी बातें आती हैं, ये भी एक विज्ञापन का विषय है। अंधविश्वास है, भ्रामक चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी नकेल लगेगी। ये जो कानून आ रहा है इसके माध्यम से उन पर भी नकेल लगेगी। लोग आप ये चाहते हैं तो ये बैंगन खा लो और ये खा लो, ये खा लो, या रसगुल्ला खा लो और ये खा लो, ये विज्ञापन है और क्या है ये? जी, लंबाई बढ़ाने वाले, झूठे कद बढ़ाने वाले, ताकत लेने वाले, ये करने वाले, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो इस विज्ञापन के ऊपर तो जितना कठोरता से ये कानून आएगा और इससे बहुत बड़ी रोक लगेगी, तो मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण बिल है। जी, बिल नहीं है, आज इससे जुड़ा ये सवाल है प्रश्नकाल में, जो इससे जुड़े, क्योंकि इससे जुड़े कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं। भ्रामक विज्ञापन का आर्थिक अगर पक्ष कहूं उससे भी जुड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत होती है विज्ञापनों के जरिए, साथ ही लोगों को गुमराह किया जाता है इस तरह के भ्रामक विज्ञापन देकर। लेकिन अगर मैं आज के बिल की बात करूं तो एक महत्वपूर्ण बिल आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उसमें है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए जो आयोग विधेयक है 2021, इसको पेश किया जा सकता है। रोशन जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को लेकर अक्सर समस्याएं लोग खुद देखते भी हैं, उसे झेलते भी हैं, सरकार भी तमाम तरह के कदम उठा रही है। अब ये बिल आप इसे कैसे देखते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण को रोकने के लिए एक ईपीसीए बनाया था, और वो ईपीसीए कई सालों से काम कर रहा था कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल कैसे कम करें, जो वाहनों का प्रदूषण है कम करें। फिर एक इशू आया कि पराली से यहाँ दिल्ली में प्रदूषण होता है जो हरियाणा में, पंजाब में जलाई जाती है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही एक सजेशन था, तो सरकार ने उसमें फिर एक उसको ईपीसीए को ख़त्म करके एक कमीशन पिछली बार बनाया था, और उस कमीशन में सरकार ने कहा था कि जो किसान पराली जलाएगा उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। तो इस पर बड़ी बहस हुई, और जो लोग अभी किसान लोग धरने पर बैठे हुए दिल्ली के तीनों सीमाओं पर, उनकी भी डिमांड थी कि किसानों के साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है पराली जलाना। तो सरकार को भी ये समझ में आया, तो सरकार ने जो अध्यादेश पिछली बार इशू किया था उसको ख़त्म होने दिया, और अब ये नया अध्यादेश जारी हुआ और उसका बिल आज पेश होगा। तो उसमें जो 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना था किसानों का, उसको सरकार विड्रॉ कर रही है, और उसमें जो 200-300 रुपए का जो एक नॉर्मल जुर्माना होता है वो होगा। और बाकी सरकार कोशिश कर रही है कि किसान पराली न जलाएं, उनको पराली की जगह वो उनको एक सुविधा दे दे कि जो अगर आपसे कोई खरीदने वाला है तो उसको आप बेचिए, या और भी उनको मशीनें दी गई हैं। तो सरकार उनको जागरूक करेगी, न कि उन पर जुर्माना लगाएगी, क्योंकि पराली जलाना भी किसानों की एक समस्या है जी, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, 15-20 दिन का ही समय होता है दूसरी फसल के लिए। तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण विधेयक है। हालांकि इसे ऑर्डिनेंस सरकार इशू कर चुकी है, तो अगर ये बिल पास नहीं होता तो सरकार को दोबारा से ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ेगा। सुभेदानंद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आज चर्चा आज की कार्यसूची में है। नियम 193 के तहत विनायक भाऊराव राउत देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति
और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा शुरू करने से संबंधित ये विषय है। विपक्ष का एक आरोप रहा है, कोविड को लेकर तमाम तरह के विपक्ष सवाल उठाता रहा है और आज इस पे चर्चा है कोविड को लेकर। जब मानसून सत्र शुरू हुआ था 19 जुलाई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है, विपक्ष तीखे सवाल पूछे, सवाल उठाए, लेकिन सरकार का उत्तर भी सुने। लेकिन हमने देखा पिछले मानसून सत्र में कई दिनों से व्यवधान विपक्ष की ओर से पैदा किया जाता है। आज ये महत्वपूर्ण चर्चा है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या सदन आपको लग रहा है चलेगा? देखिए, कोरोना के ऊपर जो नियम 193 के तहत चर्चा है, जिस दिन लोकसभा प्रारंभ हुई जी, उसी दिन से हमारे संसदीय कार्य मंत्री इस बात को कहते रहे कि हम इस पर चर्चा कराने को तैयार हैं जी। जिन भी विषयों के ऊपर ये शोर मचा रहे हैं उन पर सरकार चर्चा कराने को तैयार है। राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा हो चुकी, माननीय मंत्री मनसुख जी का वहाँ स्टेटमेंट आ चुका, 4.5 घंटे की बहुत अच्छी बहस हुई, बहुत बढ़िया जवाब आया, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें सभी नेताओं को आमंत्रित किया कि भाई हम इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ सकते हैं, इसके सुझाव आपके आने चाहिए। जो पीछे घटनाक्रम हुए हैं और हुए हैं उसमें कोई खामियां रह गई, कमी रह गई, और वो हमेशा कहते हैं कि आप तीखे सवाल पूछिए, नहीं कौन मना करता है आपको। संसद में खुद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से सुझाव आने चाहिए, तीखे सवाल आने चाहिए, प्रश्न आने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के अंदर भी जो स्वयं उन्होंने आमंत्रित किए थे कि आप मेरे सामने बैठ करके मुझे सुझाव दीजिए, हमारी खामियां बताइए, क्या खामी रह गई है और सरकार उसमें क्या कर सकती है, उस मीटिंग का ही बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग बुलाई, उसमें कांग्रेस नहीं गई, उसमें आपकी ये तृणमूल कांग्रेस नहीं गई, ये लोग नहीं गए उस मीटिंग के अंदर। तो कांग्रेस नहीं गई, तृणमूल कांग्रेस नहीं गई, ये लोग नहीं गए। तो माने प्रधानमंत्री जी बड़े व्यथित थे कि भाई इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें सारा देश जूझ रहा था, हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिकित्सक, ऑक्सीजन के बारे में था, वैक्सीनेशन के बारे में था, वो जानकारी लेना चाहते थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये विपक्ष आज भी समाज के बारे में सोचता होगा कि देश के अंदर लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। कोरोना की रोकथाम कैसे हो, तीसरी लहर की बात होती है, तो तीसरी लहर अगर आने की संभावना है तो सब लोग कैसे रोकेंगे। कल ही मैं गुलियारे जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि कोरोना गया नहीं है, उसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा, तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी अनुपालना नहीं तो ये संसद में करते हैं जी। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार कहा संसद में कि आप मास्क लगाइए, लेकिन मास्क हटा करके संसद में गैलरी में आकर के जिस प्रकार से शोर मचाते हैं, बाहर जिस प्रकार के धरने देते हैं। अभी राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के तो आ गए, लेकिन वहाँ कितने लोगों ने मास्क लगा रखे थे, कितनी भीड़ वहाँ पर थी। तो ये धरने प्रदर्शन, इस प्रकार की बातें जो हैं और उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो मैं तो स्वागत करूंगा कि इस चर्चा में हिस्सा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, सरकार ने पहल की है। रोशन जी, देश की जनता भी ये उम्मीद कर रही थी कि सदन चलेगा और जो कोरोना के कारण उस देश के सामने स्थिति उत्पन्न हुई है, जो पहलू सामने आए हैं, चाहे वो दवा की कमी का रहा हो, ऑक्सीजन की कमी का रहा हो, सरकार ने क्या करा, सरकार ने क्या नहीं करा, तमाम तरह के पहलू हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, इस देश की जनता सुनना जानना चाहती है। हालांकि कोविड को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में जिस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने गुरुवार को भी काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया कि जब कुछ विपक्षी सदस्यों ने पर्चे फाड़कर फेंक दिए। सदन में सवाल पूछे जाने को बार बार सरकार कह रही है कि आप सवाल पूछिए, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर की पवित्रता सबको बनाए रखनी है। और कल स्पीकर साहब ने जिस तरह से कहा, अगर हम इस सदन की मर्यादा बनाए नहीं रखेंगे तो बाहर का आदमी थोड़ी बनाएगा। ये सदन बना है चर्चा के लिए, और चर्चा नहीं होगी तो सरकार के सामने सवाल कैसे खड़े होंगे, सरकार के पास सुझाव कैसे आएंगे जी। तो पिछले आज 9वां दिन है, 10वां दिन है बल्कि, कि 10 दिन से सदन नहीं चल रहा है। अगर इसमें सवाल होते, तीखे से तीखे सवाल होते, आप बेरोजगारी पे सवाल करते, आप कोविड पे सवाल करते, आप ऑक्सीजन की कमी थी, अब बेरोजगारी थी, या आर्थिक स्थिति है, तब जो भी इशू है, जो भी अपोजिशन के इशू है, उन पे अगर चर्चा होती तो सरकार को घेरते। ये बहुत अच्छा मौका था कि सरकार को आप घेरो और सरकार उस पर जवाब दे। आज जो इशू है कि इतने, अब जो सदन के बाहर आप बोलते हैं कि सरकार फेल रही है, 4 लाख लोग मरे हैं, तमाम बातें, तो उन बातों को आप सदन में बोलिए
क्योंकि सदन ही सबसे उपयुक्त मंच है। लेकिन और सदन यहाँ लेकिन सदन में तो कुछ और ही देखने को मिलता हाँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी जो लोकतंत्र की हमारी जो छूट है, जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, हम उसका मैं कहूँगा कि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, उस पर बहस करनी चाहिए। जनता हमें देख रही है, जनता देखे कि यहाँ पे किस तरह की बहस हो रही है, किस स्तर की बहस हो रही है और सरकार उसका क्या जवाब दे रही है। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन आप तो सरकार को बचने का मौका दे रहे हैं। बेसिकली जब हाउस एडजॉर्न हो रहा है, आप सरकार को बचने का मौका दे रहे हैं। आप तो सवाल पूछिए और सरकार को घेरिए, सरकार उसमें जवाब देगी। और जनता जानती कि इस पर क्या हो रहा है, फिर जनता के सामने जवाब आएंगे, सरकार क्या कर रही है, अपोजिशन क्या सवाल पूछ रहा है। और आज तो बहुत अच्छा मौका है कि जिस पे आप इतने सारे आपने सवाल उठाए सदन के बाहर, उन सवालों का भी यहाँ उठाइए। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर मैं विपक्ष की बात करूं, खास करके कांग्रेस पार्टी की बात करूं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा कौन सा अहम है? कोई विपक्षी दल चाहता है कोविड पे चर्चा पहले हो, सरकार भी चाहती है कोविड पे चर्चा हो, कोई चाहता है जासूसी पे हो। अब राहुल जी जासूसी का मुद्दा उठाते हैं, तो ये क्या मुद्दों को लेकर भटकाव है? क्या मैं कह रहा हूं कि क्या राजनीति है ये? देखिए, ये जो इनकी राजनीति है, दरअसल वो अंदरूनी राजनीति भी है कि हाउस को चलने देना या नहीं चलने देना है। कांग्रेस में ही दो गुट हैं, एक गुट चाहता है कि हाउस चले, हाउस में इशू उठाए, एक गुट चाहता है कि आप हाउस को चलने ही मत दो, आप सिर्फ बाहर सदन के बाहर हल्ला मचाओ कि सरकार नहीं चलने दे रही या सरकार इस पर बहस नहीं कराना चाहती। जबकि सरकार बार बार कह रही है कि आप जो भी इशू लाएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे, बार बार ये बात हो रही है। तो जब आप चर्चा नहीं करेंगे तो असल में जब चर्चा होगी तो दोनों बातें आएंगी। अगर जासूसी वाला मामला उठेगा तो उसमें ये भी सच्चाई आएगी ना कि ये मामला है कहाँ, क्योंकि अब तो इस तरह की बातें भी आ रही कि वो जासूसी मामला है ही नहीं कोई, ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि जिसने कहा, जो एमनेस्टी जो जिस संस्था ने कहा, वो संस्था खुद ही कह रही कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो ये जासूसी कांड है क्या, ये फेक है क्या कोई? तो चर्चा होगी तो उसका भी मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, आप बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन मैं आपसे बीजेपी के सांसद के रूप में ये सवाल, इसका उत्तर नहीं चाहूंगा। एक सांसद सदस्य के रूप में, इस देश के एक नागरिक के रूप में, आज देश के सामने कोविड की समस्या है, देश के सामने बाढ़ की समस्या है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। ये सब जो मुद्दे हैं देश के सामने, रोजी रोटी का लोगों के सामने सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जासूसी का मुद्दा उठाते हैं, कभी कोविड का उठा लेते हैं, कभी किसानों का उठा लेते हैं। मतलब मुद्दों को लेकर मैं समझना चाहता हूं क्या राजनीति क्या है। कोई विपक्षी दल हैं वो चाहते हैं कोविड पे चर्चा पहले हो, कुछ विपक्षी दल हैं वो चाहते हैं बाढ़ पे चर्चा हो। आदमी जब डायलिसिस पर होता है जी, उससे आप ये अपेक्षा करें कि दूसरे की रक्षा करेगा। कांग्रेस की वही स्थिति है। कांग्रेस खुद को बचाने के प्रयास में है, इसलिए कांग्रेस ज़्यादा शोर शराबा हा हुल्ला इसलिए करना चाहती है हम बचे रहें। आज कांग्रेस की जो आंतरिक स्थिति है, अंदर की हालात है, राहुल गांधी जी ने जो कह दिया वो सब के लिए सत्वचन है। वहाँ कोई तर्क करने की क्षमता किसी में है नहीं, लोकतंत्र कांग्रेस में है नहीं। एक फैमिली और उस फैमिली के अंदर भी एक व्यक्ति ने जो कह दिया, नीचे वालों की किसी की हिम्मत नहीं उसमें संशोधन करवाने की बात कर लें। तो वहाँ तो संकट ये है कि जो राहुल ने कह दिया वो ठीक है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि शोरूम से सीधा ट्रैक्टर उठा करके ले आए, उसके कागज़ नहीं, उसके लाइसेंस नहीं, उसके नंबर नहीं। पुलिस को ये चक्कर बन गया कि इस ट्रैक्टर को क्या केस किसके ऊपर करें। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, और वो सीधा शोरूम से बिना कागजों के ट्रैक्टर को उठा लाए और उस ट्रैक्टर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होता? आज पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। तो जिस व्यक्ति को ये सूझ नहीं है कि मैं ट्रैक्टर जो लेकर के आ रहा हूँ उस ट्रैक्टर के पास कागज नहीं है, उसका नंबर इश्यू नहीं हुआ है। सुमेधानंद जी, बीजेपी भी पहले सदन नहीं चलने देती थी। कांग्रेस पार्टी का आरोप है बीजेपी बहस से बचना चाहती है। बीजेपी सरकार, हमारी सरकार बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के संसदीय कार्य मंत्री तक बार बार कह चुके हैं कि भाजपा की सरकार बहस चाहती है, चर्चा चाहती है, और आप जिन भी विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं आप क्रम से एक एक बिंदु पर चर्चा करिए। लेकिन वो चर्चा करने को तैयार नहीं, उनके पास बोलने वाले लोग पार्लियामेंट में नहीं हैं, ये स्थिति उनके पास में है। तो वो नहीं करना चाहते चर्चा। उनको तो टीएमसी तो माने मैडम आई हुई है तो उसको अपने ताकत दिखाना चाहते हैं, कौन नंबर ज़्यादा बनाए, यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के सांसद सदन में बैठ जाते हैं धरना दे करके, उनको उठा करके बाहर ले जाना पड़ता है। ये परिस्थिति रोशन जी, अगर बीजेपी कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों की अपनी अपनी एक पार्टी लाइन हो सकती है, लेकिन आप लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर के हाथ से कागज लेके फाड़ दिया गया,
लोकसभा में चेयर के ऊपर कागज फाड़ के करे जाते हैं, प्ले कार्ड दिखाए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, खेला होबे के नारे लगाए जाते हैं। मैं इस राजनीति समझना चाहता हूं, मुद्दों पे चर्चा हो, सरकार भी कह रही है हर मुद्दे पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने बार बार कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया चर्चा हर मुद्दे पे होगी, फिर ये क्यों है ऐसा? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये सब खबरें में आने के लिए है कि आप इतना शोर शराबा मचाइए कि जो सरकार के इशू हैं वो ना आए और अपोजिशन की इशू आए कि हमने आज ये इशू उठाया, हमने इस मुद्दे पर आज हाउस नहीं चलने दिया। आप देखिए कि पिछले 10 दिनों से एक ही खबर छप रही है कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो। अब आपने कहा कि वो हाथ से कागज़ फाड़ दिया, फेंक दिया, ये सदन में पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन एक मर्यादा होती है कि आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कहाँ तक किया। पर ये जो सदन के नियम है, चाहे लोकसभा के नियम हो या राज्यसभा के, उन सारे सदन ने मिलकर नियम बनाए हुए हैं कि कैसे नियमावली है, आपको कैसे सदन चलाना है, क्या क्या आपने मर्यादा का पालन करना है, प्ले कार्ड लेके आप नहीं आओगे, शोर शराबा नहीं करोगे, आप वेल में नहीं आओगे, ये सब आपने ही लिख के दिया हुआ है, सारे सदस्यों ने मिल के बनाया हुआ है। लेकिन जब सदन शुरू होता है तो आप उन मर्यादाओं को भूल जाते हैं, उन नियमों को भूल जाते हैं। और जब कभी एक्शन होता है, जब कभी उन सदस्यों को जो ज़्यादा हंगामा करते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, तो फिर एक इशू उठाया जाता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो असल में थोड़ा सा सख्ती भी जरूरी है, थोड़ा सा एक्शन भी जरूरी है, और अपोजिशन अपना मुद्दा उठाए, मुद्दा उठाना चाहिए, मुद्दा उठाने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, लेकिन मर्यादा में रह के, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में फिर अपमान होता है। और इसी बात पे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी बार बार गुरुवार को दिया कि सदन की जो मर्यादा है उसको बनाए रखा जाए, विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब देगी, और जब विपक्ष सवाल पूछना चाहता है और सरकार जवाब देने को तैयार है तो मुझे भी नहीं लगता कि सदन क्यों नहीं चल रहा है, ये भी अपने में एक सवाल है। बहरहाल आज जो लोकसभा की कार्यसूची उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, और सबसे बड़ी बात नियम 193 के तहत कोविड पर जो उत्पन्न स्थिति है, कोविड के कारण, कोरोना के कारण, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा प्रस्तावित है। जाहिर तौर पर पूरा देश सुनना चाहेगा, लेकिन देश ये भी देखना चाहेगा क्या विपक्ष सदन को चलने देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। रोशन जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबेधानंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की। तो आज एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।